बच्चों को ओके कासिम दूसरी क्लास में, उसामा दूसरी क्लास में। अच्छा जी, पेज 242 निकालें। बुक का बुक किधर है? अजीब लोग हैं। परचेज ऑफ जी, लास्ट रो में कोई बात थी, क्या थी पूछ लें ज़रा। हो गया इशू रिजॉल्व? ठीक है, ओके चलें आ जाए। अच्छा भाई, अब सवाल ये है कि कल हमने बात की थी कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी है जिसकी टोटल वैल्यू खरीदने के वक्त 5 मिलियन से ज्यादा है, ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी टोटल वैल्यू खरीदने के वक्त 5 मिलियन से ज्यादा है, तो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए रूल ये है कि उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पर जब हम परचेज करेंगे तो परचेज के वक्त जो है वो अगर कैश पेमेंट करेंगे तो कैश पेमेंट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। बस ये बात थी सिंपल सी। तो ये प्रॉपर्टी 1 जो मैंने खरीदी है ये तो है ही 4 मिलियन की, तो ये जब 5 मिलियन से महंगी है ही नहीं तो जैसे मर्जी खरीदूं। हाँ, अगर 4 मिलियन में मैंने 1 मिलियन की कैश पेमेंट कर भी दी है तो स्टिल जब मैं बेचने जाऊंगा तो जब इसकी कॉस्ट कोई मेरे से पूछेगा तो मैं कॉस्ट 4 मिलियन ही इंशाल्लाह बताऊंगा, कोई मसला नहीं। तो लॉ मेकर की नज़र में इसकी कॉस्ट 4 मिलियन ही समझी जाएगी। फिर अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है 35 लाख की तो ऑब्वियसली डेट इज लेस देन 4 मिलियन, 5 मिलियन सॉरी, तो बस ठीक है, इसमें अगर कोई कैश पे हो भी गया तो कोई मसला नहीं, आप 35 लाख इसकी कॉस्ट ले लें। जी, हाइब्रिड में जिन भाई ने सवाल पूछा था समझ आ गया? जरा हाथ खड़ा कर दें। ओके, पता नहीं आई नहीं हुआ वो, इधर किसी ने पूछा था, आके दोबारा बता दें, तो सादा सी बात थी बस। और हाँ, ये प्रॉपर्टी 5 मिलियन से महंगी है, तो जब प्रॉपर्टी की कॉस्ट 5 मिलियन से ज़्यादा हो तो ख़रीदते हुए एक एहतियात करनी है कि वो पेमेंट आपने जो है वो चेक के ज़रिए करनी है, कैश के ज़रिए। अब अगर आपने इसमें से 3 मिलियन कैश में पे कर दिया तो मीन्स इसकी कॉस्ट नेट बन गई 92 मिलियन, और एक और जुर्माना पड़ेगा 3 मिलियन पर 5% आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो 95 माइनस 3 इज इक्वल टू 90 एंड 3 मिलियन इंटू 5% विल बी 1,50,000। So that is how it will work. अब पढ़ लें। अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू से मुराद है FBR वैल्यू, यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इसकी वैल्यू बताई हुई है। फेयर वैल्यू वो नहीं जो मैं और आप बताएं, जो इसकी फेडरल बोर्ड ने फेयर वैल्यू बताई है, और डिप्टी कमिश्नर ने जो रेट बताया है इसका। कई जगहों पे FBR वैल्यू बता देता है, जहां FBR वैल्यू नहीं बताता वहां डिप्टी कमिश्नर इसकी वैल्यू बता देता है। विच एवर इज एप्लीकेबल का मतलब है, यानी अगर उस इलाके में FBR ने प्राइस बताई हुई है तो FBR का बताया हुआ हाइब्रिड में लेट आने पे मुबारक हो भाई, आपको जल्दी तशरीफ लें नीले कपड़ों वाले भाई। ऐसे करके शुक्रिया क्यों कर रहे हैं? आपको तो शर्मिंदा होना चाहिए। अच्छा, तो अगर FBR ने वैल्यू बता दी है, वेल एंड गुड। FBR ने वैल्यू नहीं बताई, इलाके का डिप्टी कमिश्नर वैल्यू बता दे, वो भी चलेगा काम। इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग फेयर वैल्यू ग्रेटर देन इज परचेज्ड इन, देन इट विल हैव द फॉलोइंग इंप्लीकेशंस। इस पे ये सजा मिलेगी आपको। सच अमाउंट शेल नॉट बी अज्यूम्ड एज कॉस्ट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ गेन ऑन, तो जब गेन लॉस डिस्पोजल के वक्त निकाल रहे होंगे तो इस टुकड़े को कॉस्ट का हिस्सा नहीं समझा जाएगा। जितना टुकड़ा किस में पे कर दिया?
कैश में पे कर दिया। नेक्स्ट, अगली सजा ये मिलेगी, सच पर्सन शेल पे आ पेनल्टी। ऐसा बंदा क्या पे करेगा? पेनल्टी पे करेगा। तो ऐसा बंदा पेनल्टी पे करेगा। ठीक है, सच पर्सन शेल पे पेनल्टी ऑफ 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। लेकिन किसकी पेनल्टी? ओनली द पेमेंट विच इज मेड इन कैश। जितनी कैश में पे हुई है उसकी पेनल्टी पे करेगा। ओके, नेक्स्ट। तो डेट वॉज परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन कैश। जी, एनी क्वेश्चन? ओके, ये एग्जांपल्स छोड़ें, ये एम्प्लॉय शेयर स्कीम की हैं, ये सैलरी के बाद समझ आएंगी अगले 2 सफ़ों पे। इस चैप्टर में एक तो कैपिटल एसेट्स का बेचना कवर हुआ है, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स और पेंटिंग वगैरह, और एक इस चैप्टर में क्या कवर हुआ है? सिक्योरिटीज का बेचना। और क्या कवर हुआ है? डिस्पोजल ऑफ। ये दोनों इनकम्स कौन सी हैं? सेपरेट रेट अवेलेबल है। ओके, फर्क क्या है सेपरेट ब्लॉक इनकम और फाइनल टैक्स रिजीम इनकम में? सेपरेट ब्लॉक इनकम और फाइनल टैक्स रिजीम इनकम में फर्क क्या है? अच्छा जी, सेपरेट ब्लॉक इनकम इन दिस रिजीम, इन हिज नी, इन दिस रिजीम, ये मैं क्रॉस अपने लिए लगाता हूं, आपके लिए नहीं, मैंने नेक्स्ट टाइम बुक सही करनी है, इसको आप इग्नोर कर दो। इन दिस रिजीम स्पेसिफिक टैक्स रेट्स आर अप्लाइड एंड वेरियस एक्सपेंसेस कैन बी डिडक्टेड। तो इसमें रेट अलग लगता है और एक्सपेंसेस भी माइनस करने की इजाजत है। जैसे हमने सिक्योरिटीज में नोशनल एक्सपेंसेस भी माइनस किए थे और भी किए थे, तो सेपरेट ब्लॉक में खर्चे माइनस करने की इजाजत है। अच्छा, लेकिन फाइनल टैक्स के अंदर नो डिडक्शंस आर अलाउड। तो ये पहला फर्क है कि सेपरेट ब्लॉक के अंदर, सेपरेट ब्लॉक इनकम्स कौन सी हैं? पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचना और ओपन प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, फ्लैट बेचना, ये कौन सी इनकम्स हैं? सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक की एग्जांपल्स पता है ना? और फाइनल टैक्स रिजीम की मिसाल क्या है? डिविडेंड इनकम। एग्जांपल्स, डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी एंड गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ, और इसकी एग्जांपल्स इंक्लूड एंड प्रॉफिट ऑन डेट इन सर्टेन केसेस। एक्सपेंस डिडक्टिबिलिटी है, टैक्स पेयर आर अलाउड टू डिडक्ट द रेलिवेंट एक्सपेंसेस। लेकिन फाइनल टैक्स रिजीम जो चैप्टर 4 में अंदर पढ़ी, चैप्टर 4 के अंदर पढ़ी थी डिविडेंड, उसमें क्या पढ़ा था? एक्सपेंसेस कैन नॉट बी, मेन बात जो है मैं आपको बता रहा हूं, एक्सपेंसेस कैन नॉट बी डिडक्टेड। लॉसेस, ये लॉसेस जो है ना, जरा देख लें सिक्योरिटीज में क्या रूल है और लॉसेस का मतलब क्या है। देखें पेज 238 के ऊपर अगर आप आए तो हमने सिक्योरिटी ए बेची थी और सिक्योरिटी बी। तो पहली तो बात याद रखिएगा, सिक्योरिटी का लॉस सिक्योरिटी के गेन में से माइनस होगा। आपको पता है सिक्योरिटीज अलग चीज हैं और प्राइवेट कंपनी के शेयर्स अलग चीज हैं। सिक्योरिटीज में आपको पता है पब्लिक कंपनी के शेयर्स आते हैं और वाउचर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन और इस किस्म की चीजें आती हैं। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि सिक्योरिटी पर लॉस आया 12,000 और एक और सिक्योरिटी पे गेन आया 10,000। तो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि ये 12,000 का लॉस इसी 10,000 में से माइनस होगा। जो 2,000 माइनस नहीं हो सका, ये 2023 में माइनस नहीं हो सका तो कोई मसला नहीं, ये लॉस 2024 में माइनस कर लीजिएगा। ना माइनस हो सका 25 में, ना माइनस हो सका 26 में, ना माइनस हो सका बस। अब इस बात को पढ़ने की कोशिश करें। Loss on security in current year shall only be set off only against gain from any other
लॉस ऑन सिक्योरिटी shall only be minus against gain from लॉस सिक्योरिटी का किसी और गेन में से माइनस हो सकता। लॉस डेट हैज नॉट बीन सेट ऑफ, कितना माइनस नहीं हुआ, टोटल कितना था, कितना माइनस नहीं हुआ, कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट, इसको अगले 3 साल तक माइनस कर लो, फ्रॉम द टैक्स ईयर इन विच द लॉस वॉज फर्स्ट कंप्यूटेड। आया किस साल है, 23, अगले 3 साल कौन से, 24, 25, 26 तक माइनस कर लो। हाउएवर लॉस कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट गेन फ्रॉम, लेकिन ये लॉस अगले सालों में भी सिक्योरिटीज में से माइनस होगा। तो सिक्योरिटीज का गेन किसमें से माइनस होगा, सिक्योरिटीज का लॉस किसमें से माइनस होगा, सिर्फ सिक्योरिटीज के गेन में से। ये सिक्योरिटीज आ रही है ना, कितने है ये, डेट सिक्योरिटीज, वाउचर्स ऑफ पीटीसी, ये सारा सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी में लॉस आया तो सिक्योरिटी, बोले ना, सिक्योरिटी में लॉस आया तो सिक्योरिटी के गेन में से माइनस होगा। लेकिन अगर माइनस ना हो सका तो अगले 3 साल कैरी फॉरवर्ड होके किस में से माइनस होगा, सेम हेड में से माइनस होगा, यानी सिक्योरिटी के हेड में से ही माइनस होगा। अच्छा, वैसे प्लॉट वगैरह का लॉस भी आगे कैरी फॉरवर्ड होके अगले सालों में माइनस हो सकता है? नहीं, उसमें कुछ नहीं ऐसा लिखा हुआ था। प्लॉट वगैरह में कोई लिखा हुआ था अगर लॉस आ जाए और इस साल माइनस ना हो तो अगले सालों में माइनस कर लो? प्लॉट वगैरह में तो कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ था। याद है आपको? कुछ समझ आ रही है बात, क्या बात कर रहा हूं मैं? कि प्लॉट आपने बेचा, प्लॉट के ऊपर लॉस आ गया, अगर प्लॉट के ऊपर लॉस आ गया, ये लॉस नहीं माइनस हो सका, तो अगले साल कोई और प्लॉट बेच के उसमें से उसका लॉस माइनस कर सकते हैं पिछले का। यहां कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि इसको कैरी फॉरवर्ड करें। लेकिन सिक्योरिटीज में वाजे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अगर सिक्योरिटी का लॉस इस साल माइनस नहीं हो सका तो कब माइनस कर लें, अगले 3 साल। हाँ जी, हाँ, इसको मैं कल डिस्कस कर लूंगा ये बात। अच्छा जी, तो एक्सपेंसेस की डिडक्टेबिलिटी के ऊपर बात हो गई। लॉसेस कैन अराइज एंड आर जनरली कंसिडर्ड अंडर, इस रिजीम में लॉसेस कंसिडर किए जाते हैं, इग्नोर नहीं किए जाते, आर जनरली कंसिडर्ड। फॉर इंस्टेंस, इफ यू इनकर अ लॉस फ्रॉम अ सेल ऑफ, दिस लॉस कैन बी कितने साल, फॉर 3 years। अभी कहां पढ़ के आए हैं, सेक्शन 37A के 5 में। कहां पढ़ के आए हैं, सेक्शन 37A के 5 में। ये आप लिख लेना, लिख के नहीं, इस तरह बैठ के पूरी क्लास लेनी है। ओके, और इधर आए लॉस आर नॉट कंसिडर्ड अंडर। अच्छा, एफटीआर में लॉस आ ही नहीं सकता, क्यों? डिविडेंड इनकम आई है, अब खर्चे माइनस हो ही नहीं सकते, तो फिर लॉस कैसे आना है? कोई इंटरेस्ट इनकम आई है, खर्चे माइनस नहीं होने, तो लॉस कैसे आना है? लॉस तो वहां पे आता है ना जहां खर्चे ज्यादा हो गए हो, तो फिर लॉस इस पर आ ही नहीं सकता। तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस अंडर एफटीआर, या लॉसेज आर नॉट कंसिडर्ड अंडर एफटीआर, क्योंकि जब खर्चे माइनस नहीं होंगे तो फिर लॉस कहां की बात। आपने डिविडेंड कमाया 10,000, अब खर्चे माइनस करने ही नहीं इसमें से, तो फिर लॉस किस बात का। इनकम क्लासिफिकेशन और टैक्स क्रेडिट्स, ये आपने पढ़ा था वहां पे सेक्शन 8 में, कि जो फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम है, इस पर टैक्स डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टैक्स क्रेडिट क्या होता है, डिस्काउंट। आपने 1 लाख डिविडेंड इनकम कमाया,
देखें आपकी डिविडेंड इनकम है 1 लाख और इस पर टैक्स बनता है 15,000, क्योंकि डिविडेंड पे टैक्स रेट क्या है? टैक्स क्रेडिट का क्या मतलब है कि 15,000 की बजाय मैं 13-14,000 दे के आ जाऊं? कोई ऐसी छूट अवेलेबल है मुझे? नहीं। टैक्स क्रेडिट आर ऑल्सो नॉट अलाउड अंडर दिस रिजीम। टैक्स क्रेडिट का क्या मतलब है? अब मैं 15,000 दूंगा या कोई 13-14,000 भी दे के आ सकता हूं। इनकम क्लास सी, इस इनकम को किस हेड में डालना है? बरकत के लिए हम अदर सोर्स लिख दिया करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, लेकिन असूली तौर पे ये इनकम किसी हेड में नहीं डालनी। इनकम अंडर एफटीआर डज नॉट फॉल अंडर एनी स्पेसिफिक हेड ऑफ, इंस्टेड इट इज इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। आफ्टर कैलकुलेटिंग टोटल इनकम, एफटीआर इज देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टोटल इनकम। याद है? इसको ऐड भी करते हैं और ऐड करके क्यों लेस कर देते हैं? क्योंकि इस पे लग रेट है। ये बात कितने लोगों को याद है? जरा हाथ खड़ा करें। हाइब्रिड में प्लीज हाथ खड़े किया करें। तो डिविडेंड इनकम ऐड भी होती है और ऐड करके लेस भी हो जाती है। रिफंड, देयर इज नो रिफंड ऑफ टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड एट सोर्स। बस इतना सा पढ़ें, बाकी काट दें। आप लोग भी काट दें। देयर इज नो रिफंड ऑफ टैक्स डिडक्टेड मतलब बताएं। देयर इज नो रिफंड ऑफ टैक्स डिडक्टेड। टैक्स कितना कटा है? पहले काट लें जरा। टैक्स नहीं, जो मैंने लिखे हैं वो काटें। काट लिया? अब बताएं क्या लिखा हुआ है। देयर इज नो रिफंड ऑफ टैक्स डिडक्टेड। जो टैक्स कटा है उसका कोई रिफंड नहीं है। अनलेस टैक्स एक्सीड फाइनल टैक्स का मतलब बताएं। अगर गलती से उसने ज्यादा काट लिया, मिसाल के तौर पे आपने उसे कहा था कि पिज्जे की सिर्फ 1 बाइट लो और उसने गलती से 2 बाइट्स ले ली, या हुकूमत ने कहा था लाख पे 15,000 काटो, उसने काटते काटते 17,000 तक चला गया। इतना काटा कि 17,000 तक चला गया, तो फिर क्या होगा? 2,000। तो देयर इज नो रिफंड ऑफ टैक्स अनलेस, एक सूरत में रिफंड हो सकता है, अनलेस टैक्स एक्सीड्स द फाइनल टैक्स। कितना है वैसे फाइनली? फाइनल जो बिल्कुल फाइनल टैक्स बनता है, फाइनल टैक्स कितना है? क्योंकि इनकम भी फाइनल है तो टैक्स भी। लेकिन अगर उससे ज्यादा काट लिया फिर आप वापस करें, नहीं तो आपकी नस्लों से लिया जाएगा। यहां पे ना सेक्शन 120 लिख लें और इस पे पेंडिंग लिख दें। ये असेसमेंट अभी आपको समझ नहीं आएगा। जब आप सेक्शन 120 पढ़ के आएंगे तो आप कहें अच्छा ये लिखा हुआ था। तो सेक्शन 120 कभी पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा। ओके, 10 से 12 मिनट बाद इंशाल्लाह जो है ना हम कंबाइंड तौर पर ना अफसोस करेंगे, आंसू बहाएंगे, क्योंकि फिर हमने सैलरी का चैप्टर शुरू करना है। तो सोचा था ये वाला चैप्टर साथ साथ याद करेंगे, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी भी हमारे हाथों से निकल गई, सिवाय इक्का दुक्का लोगों के। अगर कोई कह रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथों से नहीं निकली तो वो हाथ खड़ा कर दे। वो वेल डन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सैंपल बेस पे आप खड़े हो जाओ जरा। चलो आप बैठ जाओ। हाइब्रिड में हाथ खड़े कर दें। ये अपॉर्चुनिटी हाथों से नहीं निकली, साथ साथ याद किए। हाइब्रिड में हाथ खड़े कर दें। सेकंड रो बॉयज जी, वेल डन। और दूसरी क्लास में हाइब्रिड में हाथ खड़े कर दें। लास्ट रो में बस 1 स्टूडेंट, पूरे क्लास में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स बस। इनसे क्लास के बाद सुनना है सबसे। अच्छा जी, मुझे जिन्होंने हाथ खड़े किए मुझे यकीन है उन पे, लेकिन थोड़ा सा शक भी है। अच्छा, वालिदैन नहीं होते, बच्चे को कहते बेटा हमें यकीन है तेरे पे, चेक भी रखते हैं। दोनों बातें साथ साथ चलानी होती है ना, उम्र ऐसी है। ओके, तो बी पॉजिटिव, डोंट बी नेगेटिव। अच्छा, ये ना वैसे कोई वो सिलेबस का पार्ट नहीं था, बस आई के अपने वैसे ही अपनी किताब में ही उठा के डाला है, तो हमने भी इस बार किताब में डाल दिया है।
तो ये कुछ सिलेबस का पार्ट नहीं था कि सेपरेट ब्लॉक की कोड, ये इसके आगे देखें कुछ सेक्शन नहीं लिखा हुआ, ये सेक्शन 14 है, ये सेक्शन 15 है, ये बस वैसे ही लॉ में से उन्होंने डिराइव करके चीज़ें नहीं है। तो बेशक इन चीज़ों को 2-3 दफ़ा रीड आउट दे दीजिएगा, ऐसा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर खुदा ना खासा कभी आ गया कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सेपरेट ब्लॉक एंड फाइनल टेक्स्ट, तो फिर ये लिखनी भी पड़ सकती हैं, तो इस चक्कर में मैंने डाल दी हैं। लेकिन लॉ का हिस्सा नहीं है तो बज़ाहिर ऐसा नहीं है कि वो शायद टेस्ट करें इनको, लेकिन बातें तो सदा सदा सी है ना, ठीक है। यहाँ एक्सपेंसेस माइनस होंगे, यहाँ एक्सपेंसेस माइनस, इसकी मिसालें हैं, इसकी मिसालें हैं, ये आपको आती हैं। यहाँ भी एक्सपेंसेस माइनस नहीं होंगे, यहाँ एक्सपेंसेस माइनस नहीं होंगे, यहाँ एक्सपेंसेस माइनस होंगे। लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया, यहाँ कोई तसव्वुर नहीं है लॉसेस का, और ये इनकम किसी हेड में नहीं जाती। और ये मोटी मोटी सी बातें हैं, इस पर डिस्काउंट भी, ये बातें तो मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो कम से कम ये बातें तो मुझे याद आ रही हैं कि ये सेक्शन 8 में पढ़ी थी। मैं किसी हेड में नहीं जाऊंगा, अब याद आया थोड़ा थोड़ा, लहजे से याद आ जाते हैं। आप लोग कहते हैं ना लहजे याद रहते हैं, भूल जाया करें यार खुदा के लिए। अजीब स्टेटस लगाए होते हैं, अजीब स्टेटस लगाए होते हैं, बातें तो भूल जाती है लोगों के, लहजे याद रहते हैं, फिर आगे कमेंट आ रहे होते हैं लोगों के। अजीब जहालत है, माफ करना जिंदगियों से निकल ही गया है। जी, और जाते हुए भी लोगों अल्लाह ही तुमसे पूछेगा, और फिर 10 दिनों बाद भी मिलो, मैंने तो अल्लाह पे छोड़ दिया हुआ यार, क्या हो गया यार, क्योंकि जिंदगी में माफ करना भी चीज है। तो मैंने एक बंदे को कहा भाई ये यतीम बच्चा है, अब छोड़ दो इसको। कहते नहीं ये वो वाला यतीम नहीं है, ये जो है ना तुम्हें नहीं पता इसका। तो खुदा के लिए इसके लिए कोई अलग लेक्चर अरेंज करें, ये चीजें बहुत जरूरी हैं, वरना हालात आपके सामने हैं। अच्छा, तो ये सारी बातें सेक्शन 8 में पढ़ी थी। क्या बातें पढ़ी थी? ये किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं जाऊंगा मैं, कोई मेरे से खर्चे माइनस नहीं होंगे, हाँ मेरे में से टैक्स रेट माइनस, याद है ये सारी बातें सेक्शन 8 में पढ़ी थी। चैप्टर 4 लिख लें, बाद में जाके पूछना किसने सेक्शन 8 कहाँ था। अब चैप्टर 4 का पेज ही लिखने वाला रह गया बस, और तो सब कुछ हो गया। अच्छा जी, ये ताज़ा बिल्कुल नया सेक्शन आया, खस्ता। तो पहला आपका सेशन है जिसको ये पढ़ाया जा रहा है। तो सेक्शन 37 की कुछ प्रोविजंस हैं। खुदा के लिए नई बुक्स ले लें, जिन्होंने पुरानी बुक्स अभी तक रखी हुई हैं। पुरानी बुक किसी के पास है तो ज़रा उसके सर पे हाथ रखें, मुझे आइडेंटिफाई हो। पुरानी बुक किसी के पास है तो खुदा के लिए इसको कहीं नई बुक ले ले, या फिर चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा। अब क्या मैं, अच्छा जी, अब मोहतरम सवाल ये है कि सर उमैर, अच्छा ये वाले कॉलेज वाले आप समझ रहे हो, चलो ये वाले समझ लेते हैं। कोई सर उमैर हैं और कोई सर आसिफ हैं, इत्तफाकन मैच कर गई है। आप लोग उसी डायरेक्ट कॉलेज नहीं, कॉलेज वाले नहीं। तो सर उमैर सर आसिफ के पास गए और सर आसिफ को कहा कि आप मुझे आपके पास जो शेयर्स पड़े हुए हैं वो बेच दें। नाउ सर आसिफ इज seller and Sir Umair is buyer. Probably who will realize the gain? Buyer or seller? Obviously seller. Who will calculate the gain? आपके समझने के लिए लिख रहा हूं ना। गेन अपनी किताबों, सर आसिफ तो अपनी किताबों में गेन अभी निकाल लेंगे, बायर फिर कभी जब वक्त आएगा सर उमैर भी देखेंगे एक दिन जिंदगी में कि ये सेलर बने होंगे और कोई और बायर बना होगा, ठीक है। अच्छा, तो गेन कैलकुलेट करेंगे सर आसिफ, ए माइनस बी, कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट।
अब लॉ मेकर ये कहता है, अच्छा ये शेयर जो है ना प्राइवेट कंपनी के होंगे, सिक्योरिटीज पे ये सेक्शन नहीं लगता, ये शेयर्स किसके होंगे? अब लॉ मेकर ये कहता है कि मुझे सर आसिफ पर शक है कि वो गवर्नमेंट के खजाने में टैक्स जमा नहीं कराएंगे। हमने कहा नहीं, शरीफ बंदे हम जानते हैं। और उन्होंने कहा नहीं, बस छोड़ो पर इसको, हमें ये शक है कि सेलर्स टैक्स नहीं देते हुकूमत को, और कई लोग हैं दुनिया में नहीं टैक्स देते, पाकिस्तान में भी कई लोग टैक्स नहीं देते। तो अब कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि बस सर आसिफ से टैक्स लो। तो अब जिम्मेदारी लगा दी सर उमैर की। जिम्मेदारी किसकी लगा दी? सर उमैर की। अब सर उमैर क्या करेंगे? ही परचेस्ड शेयर्स फॉर ₹9,000। सर उमैर ने 9,000 रुपए के शेयर खरीदे। ये मेरे ख्याल से सर आसिफ के लिए ये कंसिडरेशन होगी। और यार हाँ ना कर दिया करें, क्योंकि सर उमैर के लिए तो ये खरीदे हैं ना, जैसे हम खरीदते हैं तो दुकानदार के लिए वो सेल होती है, वो बेच रहा होता है। तो मेरे लिए बिस्किट परचेज है तो दुकानदार के लिए सेल, तो सर आसिफ के लिए ये सेल है, जो सर उमैर के लिए परचेज। ही परचेजेस शेयर फॉर ₹9,000 एंड विल पे, और पे करेंगे सर आसिफ को कितना? 8100। कितने की चीज खरीदी? 9,000 की। और पे कितना किया? कितना बच गया? 10%। 9,000 का 10% कैलकुलेटर के बगैर बताएं, 900 रुपए। सर आसिफ को कितना दे दिया? एंड विल पे सर आसिफ 8100 एंड विल डिडक्ट, और कितना पैसे काट लेंगे? ₹900। 9,000 का 10% काट लेंगे। एंड और क्या करेंगे? एंड विल डिडक्ट ₹900 एंड विल पे 900 टू गवर्नमेंट। 900 किसको पे करेंगे? गवर्नमेंट को। कितने दिनों में? 15 दिनों में। कितने दिनों में? 15 दिनों में पैसे काटने के बाद सर उमैर जो है वो जाकर हुकूमत के खजाने में 900 रुपए सर आसिफ का टैक्स जमा करवा रहे होंगे। इसे कहते हैं टैक्स डिडक्शन। क्या कहते हैं? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरा दोबारा समझने की कोशिश करें, अगर कहीं समझ आ जाए तो बड़ी बात है। तो बेचने वाले पे क्या डर होता है? कि बेचने वाला, ये सारी बातें मैंने अभी खरीदने वाले की हैं, बेचने वाले को मैंने सर्कल में ले लिया, ऐसा ही है ना। बाकी सारी बातें सर उमैर के साथ हैं। वो जगह नहीं थी इसलिए थोड़ा सा मैं सर आसिफ तक पहुंच गया, वरना सर उमैर तक ही रहना था मैंने। तो बेचने वाले पे क्या शक है? कि वो टैक्स नहीं देगा। अच्छा एक और बात याद रखिएगा कि सर आसिफ का टैक्स 900 रुपया नहीं होगा। सर आसिफ का टैक्स तो बड़े वो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से निकलेगा। फिर ईयर एंड के ऊपर ये अपनी सैलरी जमा करेंगे, बिजनेस जमा करेंगे, ये वाली कैपिटल गेन इनकम जमा करेंगे, और कैपिटल गेन इनकम जमा करने के बाद फिर कहीं जाके जो है वो टोटल टैक्स अपना निकालेंगे टेबल 1 या 2 लगा के। फिर उसके बाद साल के एंड पर सर आसिफ को हुकूमत बुला के गएगी, आपका 900 रुपया हमारे पास पहले ही पहुंचा हुआ है, वो माइनस कर लें, बाकी इंशाल्लाह टैक्स जो बनता है दे दें। तो ये 900 इस A माइनस B का टैक्स नहीं है, ये बस एक अंदाजन फिगर है जो हुकूमत ने कहा चलो यार इतना तो ले लो ना इनसे, बाद में देखी जाएगी साल के एंड पे ये कितना हमें आके देते हैं। तो ऑब्वियसली सर आसिफ का टैक्स 9,000 पे 900 नहीं बनता, बल्कि सर आसिफ का तो ये 9,000 पे कंसिडरेशन है। इस 9,000 में से ये कॉस्ट माइनस करेंगे, फिर गेन निकलेगा। फिर गेन निकलने के बाद जो है वो टेबल में जाएगा, वहां सैलरी बिजनेस वगैरह ऐड होंगी, फिर जाके सर आसिफ का टैक्स निकलेगा। तो क्या सर आसिफ का टैक्स 9,000 पे 900 है, या बस थोड़े बहुते पैसे ले रहे हैं हम उनसे? ये 9,000 पे कोई टैक्स नहीं है इनका प्रॉपर, वो तो प्रॉपर टैक्स पता नहीं इनका कितना होगा, साल के एंड में पता चलेगा, वो तो मुझे नहीं पता। तो वो तो इन्हीं को पता होगा। हम बस अंदाजन क्या कर रहे हैं, इनसे पैसे ले रहे हैं। किस चक्कर में पैसे ले रहे हैं? हमें शक है। क्या शक है? कि ये टैक्स नहीं देंगे तो चलो भागते चोर की लंगोटी ही सही, तो कुछ ना कुछ टैक्स तो मिल जाए ना, 900 रुपए टैक्स तो मिल जाए ना, इस चक्कर के अंदर है हम। तो ये इस सेक्शन की थीम है, बड़ा अजीब सी हेडिंग है सेक्शन की, डिडक्शन ऑफ
विद होल्डिंग टैक्स ऑन सेल ऑफ, ये बंदा सेल कर रहा है शेयर्स और ये बंदा टैक्स काट रहा है। अब कॉन्सेप्ट जरा दोबारा देख लें, तसल्ली से समझ आ गया या नहीं आ गया। एक बंदा बायर है और दूसरा बंदा सेलर। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स अगर बेचे तो बायर के ऊपर एक जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी दुकानदारों के ऊपर भी जब आप चीजें लेने जाए लग सकती है। मिसाल दे रहा हूं ऐसे ही, आप घी का डब्बा लेने जाएं 100 रुपए का, हुकूमत के 100 रुपए ना दो दुकानदार को, आप कहें यार हद होगी, बिल में 100 रुपया लिखा हुआ है। हुकूमत कहे यार ये सामने ही FBR का दफ्तर है, बाहर निकल के 10 रुपए इनको दे दो और 90 रुपए दुकानदार को दे दो। ये एक इस तरह की मिसाल बनाने की कोशिश की है। या आप अपनी फीस लेके 25,000 रुपया काउंटर पे खड़े हैं, बाहर से FBR वाले जो है वो गाड़ी लेके आ गए हैं और स्पीकर पे ऐलान कर रहे हैं बच्चों 25,000 फीस जमा ना कराओ, बच्चों 25,000 फीस जमा ना कराओ, बच्चों 25। अब कॉलेज वाले भी कुछ नहीं कर सकते, 2,000 रुपये आके हमारी गाड़ी में जमा करवाओ और कॉलेज वालों को 23,000 दे दो। तो समझ आ रही है कॉन्सेप्ट? तो ये कॉन्सेप्ट है कि किस पर शक होता है, सेलर पर, कि वो गवर्नमेंट को टैक्स जमा, तो बायर के कंधों पे क्या जिम्मेदारी डाली जाए कि उसका टैक्स काट ले। देखें वो तो सेलर तो फंसा हुआ है, कॉलेज तो फंसा हुआ है, उसने तो पैसे आपसे लेने हैं, लेकिन आप FBR को कहने के ऊपर पूरे पैसे देके नहीं कि कॉलेज वाले भी आपको पकड़ नहीं सकते। तो सिमिलरली सर उमैर को चाहिए था 9,000 रुपए देते, लेकिन सर उमैर ने क्यों 9,000 की जगह 8100 दिया है? वो FBR ने कहा हुआ है इनको। तो अच्छा सर उमैर ये पैसे जमा करके अपने पास रख लें, फिर सर उमैर पे इतनी को लोड नहीं है कि आज शाम को जाके FBR के खजाने में जमा करवाएं, ये FBR की गाड़ी बाहर खड़ी होगी। सर मैं 2-4 5 दिन 10 दिन 15 दिन में जब भी टाइम मिले FBR जाके कहें यार ये पैसे लिए थे मैंने, तो बैंक में नॉर्मली होता है जमा करा देने होते हैं। ही परचेज शेयर फॉर रुपीज एंड विल पे सर आसिफ ₹80 एंड विल डिडक्ट, ये सही नजर नहीं आ रहा, सही लिखा नहीं हुआ, समझ नहीं, वरना इसको सही कर देता हूं। एंड विल ₹9,000 का 10% कितना बनता है? ये 10% कहीं लिखा हुआ है, ये लिखा है। तो एंड विल पे 900 टू गवर्नमेंट इन, ये 900 रुपए आप कौन किसको जमा करवा दे? चलें अब सर उमैर के नीचे ये लिख लें, सर आसिफ के नीचे जगह छोड़ दें, वहां भी मैंने कुछ लिखवाना है थोड़ी देर बाद। जी बायर को क्या लॉस है? बायर को तो 9,000 की चीज मिलनी थी, उसे 9,000 की मिली है, बायर को कैसे लॉस है भाई? बायर ने तो 9,000 की चीज खरीदनी थी ना, तो 8100 उसने उसको दे दिए और 900 रुपए उसने हुकूमत को दे दिए। हाँ ये प्राइवेट कंपनी के लिए। सर आसिफ ना बेचें शेयर, फिर अगर 8100 नहीं लेना तो सर आसिफ मुल्क से बाहर निकल जाएंगे, यही हाल है ना, फिर किसी और मुल्क में चले जाएं, उधर उनके रूल होंगे, तो आ जाके फिर पाकिस्तान ही आना पड़ेगा, 8100 लेने पड़ेंगे। सर उमैर ने अगर आगे 900 रुपए नहीं देना तो वो फिर सर उमैर को पकड़ेंगे हम, अगर सर उमैर के ऐसे कोई इरादे हैं। वो आप लोगों के इरादे मुझे पता नहीं क्या लग रहे हैं, किसी एक बंदे को तो अच्छा समझ लें। अच्छा जी सर आसिफ साहब बोलो के लिए कंसिडरेशन 9,000 होगी जी। गुड क्वेश्चन, वेल डन। उनके लिए कंसिडरेशन 9,000 होगी। नहीं वो तो मैंने आपको बता दिया। सर आसिफ फिर कैसे टैक्स पे करेंगे वो मैं बहस अभी नहीं कर रहा। वो ये होगा कि सर आसिफ अपनी कैपिटल गेन बिजनेस सैलरी जमा करेंगे, टेबल में जाएंगे, जितना टैक्स बनता होगा उसमें साल के एंड पे हुकूमत 900 रुपए सर आसिफ को छोड़ देगी, क्योंकि 900 ऑलरेडी हुकूमत के पास पहुंच चुका है सर आसिफ का। ओके डियर जी। अभी ये लॉ पढ़ लें, लॉ ये पहली दफा है, देख लें लॉ कहां तक गया है। अब लॉ ये वो ना करे, वो ये ना करे, उन्होंने नहीं लिखी हुई बातें, बस जितना है उतना पढ़ लेते हैं, फिर एंड पे कोई सवाल आया तो पूछ लीजिएगा। अच्छा जी सर आसिफ की कंसिडरेशन होगी 9,000, क्योंकि सर आसिफ ने बेचा तो 9,000 का ही है ना। हाँ आया कितना है सर आसिफ के पास? 8100।
थ्रू फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट 2023। एक एक्ट ना साल बाद आता है, एक एक्ट कभी साल के दरमियान में जरूरत पड़ी तो वो आ जाता है। तो ये सप्लीमेंट्री मीन साल के दरमियान में इनको ये डिश फ्राई करनी थी तो कोई नया लॉ इन्होंने बना दिया। ये बिल बनता है, प्रॉपर असेंबली में पेश होता है, फिर जाके ये रूल बनता है। ऐसे नहीं कि हुकूमत का दिल चाह रहा था। तो थ्रू फाइनेंस एक्ट 2023 न्यू प्रोविजन आर इंसर्टेड फॉर टैक्स डिडक्शन। नई प्रोविजन आ चुकी हुई है लॉ में। किस लिए ये प्रोविजंस किस लिए आई हैं बोले? फॉर टैक्स डिडक्शन। अच्छा, टैक्स डिडक्शन किस पे? ऑन सेल ऑफ शेयर्स। ऑन सेल ऑफ शेयर्स बाय सेल ऑफ शेयर्स बाय सर आसिफ। सेल किसकी तरफ से हो रही है? अदर देन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज की बात नहीं हो रही तो फिर कौन सी किसकी बात हो रही है? प्राइवेट कंपनी के शेयर्स की। अदर देन सिक्योरिटीज लिख दिया ना उसने कि सेक्शन 37A वाली चीजों की बात नहीं हो रही, तो फिर सेक्शन 37 वालों की बात हो रही है। अच्छा, द पर्सन एक्वायरिंग द शेयर्स, ये कौन है? द पर्सन एक्वायरिंग द शेयर्स, सरमैर की बात हो रही है। अच्छा, द पर्सन एक्वायरिंग द शेयर्स अदर देन लिस्टेड शेयर। लिस्टेड शेयर की बात नहीं हो रही जो एनसीसीपीएल से रूट हो रहे हैं, वो तो पब्लिक कंपनी वाले शेयर हैं, उनकी बात नहीं हो रही। कहते हैं बार बार मैं प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूं, पब्लिक की बात नहीं कर रहा। द पर्सन एक्वायरिंग द शेयर्स शेल डिडक्ट टैक्स, शेल डिडक्ट एडवांस एडजस्टेबल। एडवांस टैक्स इसका क्यों नाम है? क्योंकि अभी साल ही नहीं खत्म हुआ, उससे पहले सरासर का टैक्स काट रहे हैं हम। और दूसरा सवाल, एडवांस में ले रहे हैं ना उनसे। और दूसरा सवाल, एडजस्टेबल क्यों है? अभी मैंने बड़ी तफसील से बताया 2 दफा। जब साल का एंड आएगा तो सरासर हुकूमत पाकिस्तान को कहेंगे कि इतना टैक्स मेरा बन रहे टेबल 1 के मुताबिक, 900 ऑलरेडी आपके पास, तो ये मुझे उसमें से क्या करने दो? डिडक्ट करने दो। तो सर उमैर, द पर्सन एक्वायरिंग द शेयर्स के ऊपर सर उमैर अगर नहीं लिखना तो नहीं लिखना, लिख लें तो लिख लें, जो आपको आसान है। और घर जाके पता होना चाहिए कि बात किसकी हो रही है, सर उमैर की या सर आसिफ की, वरना याद नहीं हो सकेगा आपको, वरना फिर रट्टा मारेंगे, वो गलत बात है। भाई याद करें समझ के, सर रट्टे मारने, सर रट्टे मार, समझ के याद करें। द पर्सन एक्वायरिंग द शेयर सर उमैर शेल क्या करेंगे? काटेंगे एडवांस टैक्स एट द रेट ऑफ, किस पे? किस पे? ऑन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एट अर्लियर ऑफ। सर उमैर टैक्स कब काटें? एट अर्लियर ऑफ। 2 चीजों में से अर्लियर। जब ये शेयर सर उमैर खरीदते हैं ना तो इन्होंने एससीसीपीए में जाके ना अपने नाम लगवाने होते हैं। वो आजकल प्रॉपर सिस्टम बने हुए हैं, एक सिस्टम से कुछ जाना नहीं पड़ता, आपके नाम लग जाते हैं शेयर्स। तो फर्ज करें एससीसीपी में शेयर्स आपके नाम लगे 12 तारीख को, लेकिन सर आसिफ ने कहा हुआ था सर उमैर को यार पैसे थोड़े दिनों बाद भी दे देना, कोई मसला नहीं, तो अपने नाम लगवा लो। क्योंकि एतमाद था दोनों का आपस में, कई अरसे से इकट्ठे रह रहे हैं, तो उन्होंने कहा यार कोई मसला नहीं, पैसों की टेंशन नहीं है, तुम जाओ शेयर अपने नाम लगवाओ। तो शेयर सर उमैर ने अपने नाम लगवा लिए 12 तारीख को, और 14 तारीख को जाके शेयर अपने नाम लगवा लिए 12 तारीख को, 14 तारीख को जाके सर आसिफ को पैसे दे दिए। अब सवाल यह है कि किस दिन टैक्स कटेगा? जिस वक्त पेमेंट करें या जिस वक्त रजिस्टर हो एससीसीपी में? असूली तौर पर पेमेंट के वक्त टैक्स कटना चाहिए, क्योंकि जब पकड़ा रहे हो 9000 तो 9000 पकड़ाते पड़ते, तो 1 मिनट सर, 900 रुपए अपनी जेब में डाल लें और बाकी 80। लेकिन लॉ मेकर ने यहां जुल्म किया, उसने कहा मैंने नहीं पेमेंट का वेट करना, अगर तुमने पेमेंट लेट की तो ये तुम्हारा सर आसिफ का मामला है। क्योंकि आगे सर उमैर के पास फिर 15 दिन है, वो 15 दिन हमने काउंट करने हैं जिस दिन हुकूमत के खजाने में जमा कराना है। तो अब सर आसिफ ने, इनको इधर मुतवज्जे कर दें, क्लास हो रही है। अब सर आसिफ ने पेमेंट मांगी है 14 को, लेकिन सर उमैर के नाम ट्रांसफर हो गया 12 को, तो किस दिन टैक्स कटेगा? अब टैक्स कटेगा तो प्रैक्टिकली नहीं, बस सर उमैर 900 रुपया जरा जो है ना एक साइड पे रख लेंगे, क्योंकि अभी पैसे तो दिए नहीं 9000 रुपया, तो सर उमैर एहतियातन 900 रुपया ना कहीं साइड पे रख लेंगे। और ये 900 रुपया अब किस दिन से ऑनवर्ड 15 दिन के अंदर हुकूमत के खजाने में जमा करवाना है? 12 तारीख से ऑनवर्ड। अब ये नहीं होगा कि 14 तारीख से ऑनवर्ड, ये कितने दिनों के अंदर जमा करवाना है गवर्नमेंट के खजाने में? समझ आई? तो अब बता दें, अगर पेमेंट हो रही हो लेट और एससीसीपी में रजिस्टर हो रहे हो जल्दी, तो टैक्स कब काटना है? जो भी जल्दी हो। दूसरा सिनेरियो तो आसान बनेगा, वो क्या है? पेमेंट हो गई 19 तारीख को
और एससीसीपी में रजिस्टर कराने के लिए आपके पास टाइम नहीं था, तो एससीसीपी में आप गए 20 तारीख को रजिस्टर करवाने के लिए। अब पेमेंट कब हुई? अब ये तो नहीं होगा कि 19 को पेमेंट हो रही होगी तो पूरे आप उनको 9,000 दें और बाद में अगले दिन जाके 900 वापस मांगे, तो पेमेंट के वक्त ही आप टैक्स काट लें। बहरहाल दोनों में से जो अर्लियर, दोनों में से जो अर्लियर हो, ठीक है। इस विच एवर इज अर्लियर कई दफा घर में भी यूज है। जैसे कोई आपको भाई फोन करके कह दे अब्बू या अम्मी जो भी पहले आए ना तो तुम उनके साथ बैठ के खाना खा लेना, सादा ये इट इज अर्लियर, जो भी पहले आए उनके साथ बैठ के बस खाना खा लेना, तो जो पहले आएगा सब। इसी तरह एक तारीख है पैसे देने की सर आसिफ को, एक तारीख है एससीसीपी में जाके, अगर ये दोनों एक तारीख हैं फिर तो टेंशन ही नहीं, लेकिन अगर कोई तारीख दोनों में से, तो मैंने टैक्स कब काटना है? जो पहले आए। तो पढ़ें, 10% टैक्स कटेगा एट अर्लियर ऑफ द टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट बाय whom? बाय सर उमैर टू सर, और द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स बाय बैंक्स वगैरह। अगर कोई प्राइवेट कंपनीज हो तो उनके शेयर तो फिर स्टॉक स्टेट बैंक रजिस्टर करता होगा, लेकिन आम कंपनीज के शेयर तो कौन रजिस्टर करता है? एससीसीपी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इदारा है हमारा जो कंपनीज को देखता है। दोबारा बता रहे हैं, द डिडक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन शेयर्स आर रजिस्टर्ड इवन इफ पेमेंट इज, याद रख लेना अगर तुमने पेमेंट नहीं भी की सरासे को टैक्स काट लेना है। वो जो मैंने पहली वाली बात की थी शायद, अगर 12 को रजिस्टर हो गया आपके नाम और 14 को पेमेंट करनी है तो पेमेंट नहीं भी की तो टैक्स काट लेना, याद दहानी करा रहे हैं। हालांकि ऊपर भी लाइन में ये बात कवर है, अर्लियर में ये बात कवर है ना, ये वही बात दोबारा कर रहे हैं। द टैक्स रिडक्शन इज रिक्वायर्ड वेयर शेयर्स आर, जब रजिस्टर करा लो टैक्स काट लेना, चाहे तुम पेमेंट ना भी करो। ये बात तो ऊपर भी पढ़ लिया हमने, ऐसी रेपिटेशन है, एम्फेसिस के लिए कर रहे हैं। टैक्स शैल बी पेड टू कमिश्नर, सरमैर के 15 दिन कब से शुरू होंगे? दोनों में से जो डेट अर्लियर है वहां से शुरू होंगे ना। द टैक्स शैल बी पेड टू कमिश्नर बाय वे ऑफ क्रेडिट टू फेडरल गवर्नमेंट। अक्सर सुना होगा ना, बैंक में पैसे क्रेडिट हो गए हैं, क्रेडिट का मतलब होता है आ गए हैं। बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट वैसे तो अकाउंटिंग के अंदर जाने को कहते हैं, पैसे जा रहे हैं, लेकिन जब आप बैंक के एंगल से बात करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट में अक्सर आपने शायद कभी ऑनलाइन मैसेज भी पढ़ा हो, दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। इट मींस कि बैंक के एंगल से आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। तो हुकूमत के खजाने में ये पैसे कब क्रेडिट कर देने हैं? इन 15 डेज ऑफ पेमेंट। अच्छा, यहां पे इसने पेमेंट का लफ्ज लिख दिया, यहां पे फिर वो अर्लियर के चक्कर में नहीं पड़ा। 15 डेज ऑफ, तो वो जो मैं कह रहा था कि 15 दिन वाली बात है उसको मेरी साइड पे रखें। असल ये बात अब उसने कर दी, विद इन 15 डेज ऑफ अर्लियर इवेंट या विद इन 15 डेज ऑफ पेमेंट। बस पेमेंट के 15 दिनों के अंदर आपने किसको पैसे दे देने हैं, ठीक है। ये मैंने लफ्ज नहीं पढ़ा था, पेमेंट जो आगे लिखा हुआ था। अब इसकी एग्जांपल पढ़े जल्दी जल्दी, इधर देखें। तो इसमें फिर रिलैक्सेशन आ गई। 12 जनवरी को रजिस्टर हुआ शेयर आपके नाम और 15 जनवरी को पेमेंट हुई। 15 जनवरी को क्या हुई? पेमेंट हुई। अब आंसर, टैक्स कब काट के रख लेने? टैक्स कब काट के रख लेने? टैक्स टू बी डिडक्टेड, हालांकि अभी पेमेंट, तो टैक्स कब काट के रख लेने? 12 को। लेकिन ना इसने पेमेंट के लिए बता दिया है कि एफबीआर के खजाने में आप 15 दिन में पेमेंट तारीख से आगे जमा करवाएं, तो आप पेमेंट से आगे 15 दिन गिने। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, एफबीआर के खजाने में कब पैसे जमा करवाने हैं? बाय 30 जनवरी। एफबीआर के खजाने में कब पैसे जमा करवाने हैं? बोले बाय 30 जनवरी का क्या मतलब है? इससे पहले भी जमा करवा सकते हैं, बस आखिरी तारीख 30 जनवरी है। 30 जनवरी कैसे गिना मैंने? 15 जनवरी को नहीं गिनना, 15 को नहीं गिनना। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। और अगर ये 14 तारीख है तो फिर ये 29 जनवरी। तो 14 को नहीं गिनना बीच में, उस तारीख से आगे से गिनना शुरू करना है। तो द स्टोरी इज वेरी क्लियर, सिंपल सी बात सुने सारे इन दोनों में से जो पहले हो जाए उस दिन क्या करना है? टैक्स जमा करवाना है और टैक्स काटना है।
टैक्स काटना है। जमा कब करवाना है गवर्नमेंट के खजाने में? अच्छा, इस मिसाल को नोट ना करें, फिर मैं मिसाल नोट करने देता हूं। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2, इधर देखें सारे। अगर ये 18 जनवरी हो गया तो आप बताएं, सारे इधर अटेंटिव हो। 14 को मैंने सरासी को पैसे दे दिए एससीसीपी में, मेरे पास टाइम नहीं था जाने का, 4 दिन बाद गया, मैंने अपने नाम रजिस्टर करवा लिए। अब टैक्स कब काटना है? नोट किए जा रहे हैं, नोट करने का टाइम दूंगा। टैक्स कब काटना है? 14 जनवरी को, अर्लियर। लेकिन एफबीआर के खजाने में दिन यहां से गिनने शुरू करने हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो आप बताएं डेट ऑफ पेमेंट कहां है? 14 जनवरी। तो 14 जनवरी से आगे दिन गिने। समझ आ गई? तो ये वाली डेट क्या होगी? अर्लियर। और ये वाली कहां से गिननी शुरू करनी है? हमेशा अर्लियर से नहीं, पेमेंट डेट से। कर लेना। ओके, नोट कर रहे हो? दिल्ली उठ गया नेट जब से स्लो हुआ है आप लोगों का मोबाइल इस्तेमाल। नहीं, आपका सही है जी। कितने लोगों का दिल्ली उठ गया है? अल्लाह का शुक्र है। नेट और स्लो हो जाए, दिल्ली उठ जाए मोबाइल से। इतना माठा मोबाइल लिया करें कि मैसेज ही सेंड ना हो। इतना को फारक सा मोबाइल जाके लें 2-3 हज़ार रुपए का टच स्क्रीन कोई, कि दिल ही ना करे इस्तेमाल करने का। आगे चलें। टैक्स डिडक्शन इज रिक्वायर्ड, टैक्स काटा जाएगा वेयर शेयर्स आर रजिस्टर्ड इवन इफ एक्चुअल पेमेंट इज
टैक्स काटा जाएगा जब शेयर रजिस्टर हो जाएंगे, चाहे पेमेंट ना भी हो। इधर देखें, टैक्स काटा जाएगा, भाई बात फिर समझते नहीं, घर जाके समझ नहीं आती। टैक्स काटा जाएगा जब शेयर्स रजिस्टर हो, चाहे पेमेंट अभी ना भी हो। ये बात हमने एग्जांपल 1 में की है, ये बात हमने एग्जांपल 1 में की है। टैक्स shall be paid to commissioner by way of credit to federal government in 15 days of payment। अच्छा, शेयर्स की जो फेयर वैल्यू होगी, वो फेयर वैल्यू में से कोई लाइबिलिटीज माइनस नहीं होंगी। कई दफा बंदे के पास ना शेयर्स खरीदने के लिए पैसे नहीं होते सरोमैर के पास, मिसाल के तौर पे, तो वो किसी से उधार पकड़ लेते हैं। तो अब शेयर की मार्केट वैल्यू क्या होगी? फर्ज करें सरोमैर ने 9,000 रुपए के शेयर खरीदे, 2,000 रुपए इसमें जो है वो अपनी बेगम से उधार पकड़ा था, तो 2,000 रुपए बेगम से उधार पकड़ा और 9,000 रुपए के शेयर खरीदे। तो अब टैक्स ये 9,000 माइनस 2,000 7,000 रुपए काटेंगे या 9,000 रुपए काटेंगे? तो फेयर वैल्यू लेते हुए लाइबिलिटीज माइनस होंगी या नहीं होंगी? पढ़ें, पढ़ाएं, अच्छा बोला आपने। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स शेल बी डिटरमिन्ड विदाउट डिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज। फेयर मार्केट वैल्यू निकालते हुए लाइबिलिटीज माइनस नहीं होंगी। अच्छा, आप लोग तो सारे पीएससी वाले हैं ना, किसी कोई कैफ का रिजल्ट तो नहीं आना किसी का? आना है, ठीक है, ये चंद लोग हैं, इनको हम बुला लेंगे क्लास में, कोई मसला नहीं। जिसे रिजल्ट हुआ तो रिजल्ट तो आ जाएगा ना। कितने बजे आ जाता है? 9 बजे आ जाता है ना। और हमारी क्लास कब शुरू होती है? हमारी क्लास 9:45 बजे शुरू होती है ना। तो उस दिन ऑफ होते हैं, मैं नहीं बता रहा, आईकैप के मुताबिक किसने लिखा है। आईकैप ने, मुझे दिखा दो, मैं पक्का ऑफ कर देता हूं। मुझे दिखा दो कि आईकैप ने लिखा हुआ है कि कॉलेजेस उस दिन ऑफ करें, मैं पक्का ऑफ। मेरा तेरा वादा, ये 200 बंदों के सामने मेरा तेरा वादा। नहीं, दूसरे कॉलेज में आपने आईकैप लफ्ज बोला है। और मेरे ख्याल से तो काफी होता है, अगर 9 बजे रिजल्ट आए 9:30 तक खुशी मना लेंगे आप। अब और क्या, कितनी देर खुशियां मनानी है भाई? 9 से 9:30 खुशी मनाने के लिए काफी नहीं है? हाइब्रिड में हाथ खड़ा करें। 9 से 9:30 नहीं काफी? क्यों? ये कितने लोग के 2 हाथ खड़े करें, नहीं काफी? आधा घंटा? कितने सालों में खुशियां मनानी है? ये कौन सा सीए फाइनल पास हो गया है? कैफ के पेपर की खुशी तो 5-7 मिनट में खत्म हो जाती है, फिर अगले पेपरों की टेंशन शुरू हो जाती है। यानी कि उधर से रिजल्ट आता है माशाल्लाह, इधर पेपर पास हुआ होता है, उधर आपको सिक्योरिटी की डेफिनेशन आ रही होती है कि अभी भूली हुई है, वही टेंशन बंदे को खा जाती है। तो ये तो एक आर्जी सी खुशी है। ओके, तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ रहते हुए आपको ये फायदा होगा कि खुशियां जल्दी जल्दी समेटना हम सिखाएंगे आपको। ओके, तो द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स शैल बी डिटरमिन्ड विदाउट डिडक्शन ऑफ। शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी लाइबिलिटीज माइनस किए बगैर। तो मिसाल के तौर पर लिख लें, फिर घर जाके फिर परेशान होंगे, फिर अगले दिन आके कॉलेज आके पूछेंगे, फिर घर जाके फिर परेशान होंगे। तो अगर सर उमैर ने 2,000 उधार पकड़ा हुआ है तो फिर भी 9,000 रुपये टैक्स काटेंगे। अगर सर उमैर ने 2,000 उधार पकड़ के शेयर लिए हैं, सर उमैर ले रहे हैं ना शेयर, अगर सर उमैर ने 2,000 उधार पकड़ के शेयर लिए हैं तो भी 9,000 रुपये टैक्स काटेंगे, तो भी 9,000 रुपये टैक्स काटेंगे, या 7,000 रुपये? 9,000 रुपये। आगे चलें। ये रिपेट्रिएबल का लफ्ज है, इसको मैं इंशाल्लाह कल एक्सप्लेन करूंगा। इसको अभी आप ब्रैकेट में ले लें या जो भी कर लें। स्टेट बैंक विल परमिट द रजिस्ट्रेशन, मतलब बता दें।
स्टेट बैंक रजिस्ट्रेशन आपके नाम लगवाने की इजाजत दे देगा। इफ द सेलर प्रोवाइड्स अ सर्टिफिकेट फ्रॉम कमिश्नर कंफर्मिंग दैट टैक्स हैज बीन डिस्चार्ज, टैक्स डिस्चार्ज हो गया। टैक्स रिकवर किसने किया है? सर उमैर ने। डिस्चार्ज किसने की है अपनी लायबिलिटी? सर आसिफ ने। तो सर उमैर टैक्स रिकवर कर रहे हैं और ये टैक्स डिस्चार्ज कौन कर रहा है? सर आसिफ। तो एसबीपी सर उमैर के नाम कब शेयर लगाएगा? जब सर आसिफ एक सर्टिफिकेट दें। सर आसिफ प्रोवाइड्स अ सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट इशू किससे करवाएंगे? कमिश्नर लिख के देगा हां अल्लाह का शुक्र है टैक्स कट गया है और किसके खजाने में पहुंच गया? अब पूरी कहानी सुन ले। होगा क्या? होगा ये कि जब टैक्स कटेगा तो सर आसिफ अपनी बैंक स्टेटमेंट लेके कमिश्नर के पास जाएंगे और कमिश्नर को कहेंगे भाई मेरा टैक्स कट गया है, ये देखो मैंने एग्री किया था कि 9,000 के बेचूंगा, लेकिन मैंने बेच के मेरे अकाउंट में पैसे कितने आए हैं? कमिश्नर जब वो एविडेंस देखेगा तो कमिश्नर कहेगा वेल डन, मैं आपको सर्टिफिकेट बना के दे रहा हूं कि अल्लाह का शुक्र है हमारे खजाने में 900 रुपए पहुंच गए हैं और अल्लाह का शुक्र है सर उमैर ने टैक्स प्रॉपर काट लिया और आपने टैक्स डिडक्ट करवाने में उनकी हेल्प की थी, वरना आप भी वहां अड़ सकते थे कि मुझे कितने पैसे चाहिए? 9,000। तो वो सर्टिफिकेट कमिश्नर से सर आसिफ बनवा लेंगे और जब वो सर्टिफिकेट बन जाएगा तो वो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली एफबीआर वालों को पता चल जाएगा और एससीसीपी वालों को पता चल जाएगा, क्योंकि सिस्टम सारे ऑटोमेट हुए होते हैं। तो फौरन क्या आपके नाम लगवा दिए जाएंगे? फौरन सर उमैर के नाम शेयर लगवा दिए जाएंगे। और अगर बीच में यह पता चला कि सर उमैर ने टैक्स नहीं काटा तो फिर कमिश्नर ये सर्टिफिकेट बना के देगा, तो फिर सर उमैर के नाम शेयर भी नहीं लगेंगे। तो बात थोड़ी लंबी है, लेकिन जो कहानी एंड पे बनी वो जरा समझ लें। अगर वही समझ आ रही है तो काफी है, वरना बात रिपीट कर लेते हैं। बात आसान है, मुश्किल बात नहीं है, लेकिन जरा समझ लें, ऐसा ना हो घर में जाके अंग्रेजी समझ ना आ रही हो। तो एसबीपी विल परमिट द, एसबीपी रजिस्ट्रेशन नाम लगवाने देगा। किसको परमिट करेगा रजिस्ट्रेशन? अब सर उमैर को। इफ सर आसिफ प्रोवाइड्स अ सर्टिफिकेट फ्रॉम, प्रेस्क्राइब का मतलब तो वही होता है ना लॉ में, जो प्रेस्क्राइब को फॉर्मेट वगैरह बना होगा इसका, इसलिए प्रेस्क्राइब कहते हैं। तो इफ सेलर प्रोवाइड्स अ सर्टिफिकेट फ्रॉम, अगर सेलर कमिश्नर से सर्टिफिकेट लेके दे दे कंफर्मिंग दैट टैक्स हैज बीन डिस्चार्ज, टैक्स क्या हो गया? टैक्स हैज बीन डिस्चार्ज्ड एट टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, या जो भी है। नहीं फिर नहीं, फिर सरासी के नाम ही रहेंगे जब तक कि वो ना करेंगे। ओके नेक्स्ट। अच्छा, कई दफ़ा ऐसे होता है कि हुकूमत ने, कई कंपनीज नई होती हैं, नई 2-3 साल होते हैं बने हुए, तो हुकूमत कहती है इनके शेयर्स पे हमने टैक्स लगाना ही नहीं। तो ऐसी सूरत में ना सर उमैर को खुद ही बोल्ड डिसीजन ही ले लेना चाहिए कि सर उमैर कहें यार सर आसिफ वो जो कंपनी है ना बिल्कुल नई है, अभी मुझे पता चले 2-3 साल पहले बनी है, तो प्लीज़ मैं आपका टैक्स भी नहीं काट रहा, जो 9,000 रुपये पूरा पकड़ें और बस छुट्टी, हुकूमत के खजाने में कुछ भी ना जाए। ऐसी सूरत में थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए सर उमैर को। अब सर उमैर कमिश्नर के पास जाएं। पहले तो सर आसिफ कहते ना सर्टिफिकेट बनवाने के मेरा टैक्स कट गया है, अब सर उमैर कमिश्नर के पास जाएं और जाके कहें सर वो ना कमिश्नर साहब आपको पता है कंपनी नई बनी है। कमिश्नर कहेगा नहीं यार मुझे जरा चेक करना पड़ेगा। फिर कमिश्नर तसल्ली करेगा, तसल्ली करके कमिश्नर कहेगा हाँ यार मैंने चेक कर लिया कंपनी नई बनी है। तो सर उमैर कहेंगे यार वो ना मुझे एक सर्टिफिकेट बना दो कि मैं सर आसिफ का टैक्स ना काटूँ। वो कहेंगे ठीक है, आई हेयर बाय अलाउ यू, मैं आपको सर उमैर अलाउ करता हूँ कि आप सर आसिफ का टैक्स ना काटें। अब आप ये सर्टिफिकेट आपके पास आ गया है। अब कल कल को कमिश्नर के जूनियर्स आ जाते हैं। असल में देखें ना, प्रिंसिपल साहब ने आपको इजाज़त दे दी कि यार क्लास में लेट भी आ जाया करो, टेस्ट छोड़ भी दिया करो। मिसाल दे रहा हूँ, आप जो है वो खोता रेडी भी आप पे आ जाया करो अगर आपकी मर्जी, आपने पार्किंग करनी हो, घोड़े की पार्किंग करनी हो, ऊंट की पार्किंग करनी हो। लेकिन जब तक लोअर स्टाफ को ये पता नहीं चलेगा तो वो तो आपको तंग करता रहेगा। गार्ड नहीं कहना है भाईजान आप और घोड़ा बाहर निकले इधर से। तो फिर आप क्या करेंगे? उसको कहेंगे कि प्रिंसिपल साहब ने मुझे बताया हुआ है। वो कहेगा क्या कहाँ? फिर असूली तौर पे होना ये चाहिए कि आप प्रिंसिपल साहब से सर्टिफिकेट बनवाएं, प्लीज अलाउ मी घोड़ा।
तो प्रिंसिपल साहब विल टेल ओके अलॉन्ग विथ चारा, हम आपको चारा भी प्रोवाइड करेंगे, घोड़ा कोई मसला नहीं। तो सबॉर्डिनेट्स किसके तंग करते हैं? कमिश्नर के। कमिश्नर के जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो क्या करते हैं, वो अक्सर आके तंग करते हैं किसको? टैक्स पेयर को, सरुमैर को, कि यार आपने टैक्स नहीं काटा, आपने टैक्स नहीं काटा, आपको तो टैक्स काटना चाहिए था। तो सरुमैर अपने आप को बचाने के लिए क्या कर लें, कमिश्नर से सर्टिफिकेट जाके ले लें कि कमिश्नर मुझे सर्टिफिकेट बना दो, ताकि आपके सबॉर्डिनेट आए तो मैंने कहूं ये देख लो भाई मेरे पास सर्टिफिकेट मौजूद है, तो मैं सरासिफ का टैक्स नहीं काट रहा। तो बात बड़ी मजे की है और इंटरेस्टिंग है, पढ़ें इसको। द पर्सन एक्वायरिंग द शेयर, सरुमैर, द सरुमैर, मोबाइल थोड़ा सा छोड़ दें जरा, ब्रेक दे देंगे, टेक्स्ट रेफर टुगेदर में फिर यूज करें। द पर्सन एक्वायरिंग द शेयर्स कौन है? द सरुमैर मे सीक एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट, सीक की जगह ऑब्टेन कर लें, जरा आसान हो जाएगी अंग्रेजी। तो द सरुमैर मे ऑब्टेन द एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट। और रिड्यूस रेट सर्टिफिकेट कौन सा होगा, खुद ही एक लगा के बताएं, जिसपे गवर्नमेंट ने कहा होगा कि 10% टैक्स ना काटो, 7-8 काट लो, 2% काट लो, वो भी होगा कोई सर्टिफिकेट। द सरुमैर may obtain exemption certificate और reduced rate certificate from the, लेकिन ये बात आपको भूल जानी है, इसलिए इसके आगे जगह भी खाली है, यहां उर्दू में लिख लें ये बात। कुछ कंपनीज के शेयर्स पे गवर्नमेंट ने टैक्स माफ किया होता है, कुछ कंपनीज के शेयर पे गवर्नमेंट ने टैक्स माफ किया होता है, लिख लेना, बातें ना करें। कुछ कंपनीज के शेयर्स पर गवर्नमेंट ने टैक्स माफ किया होता है, तो सरुमैर कमिश्नर से सर्टिफिकेट ले लें कि मैं टैक्स नहीं काटूंगा। तो सरुमैर कमिश्नर से सर्टिफिकेट ले लें, मैं टैक्स नहीं काटूंगा। सर उमैर और सर आसिफ की जगह अगर मिस्टर ए और बी हमने लिखा होता तो भी आपको मिसाल उसी तरह समझ आ रही होती है, थोड़ा सा सोचना पड़ता बार बार। क्यों? क्योंकि अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं सोचना पड़ता, जरा फिजिकल हाइब्रिड में हाथ खड़ा करें, सोचना पड़ता ए और बी बोलने पे। ए और बी भी तो उसी तरह है जैसे सर में, नहीं? अच्छा, माइंड उसको चेक करें ना, माइंड को जरा सेट करें अपने। आगे चलें। और अगर सर उमैर और सर आसिफ ना होते, कामरान और अजमल लिखते तो भी सोचना पड़ता, थोड़ा सा सोचना पड़ता। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 7, इन 30 days ऑफ डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, इन 30 days ऑफ डिस्पोजल कौन कर रहा है? सर आसिफ। इन 30 days, बड़ा मजे का सेक्शन है, कभी कभी सर उमैर की तरफ ले आते हैं, कभी सर आसिफ की तरफ ले आते हैं, हमें तो लिफ्ट ही नहीं करा रहा। इन 30 days ऑफ डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, पर्सन विल, पर्सन से मुराद यहां सेलर है सर आसिफ। इन 30 days ऑफ डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, शेयर बेचने के 30 दिनों के अंदर सर आसिफ विल फर्निश टू कमिश्नर इंफॉर्मेशन, सर आसिफ 30 दिन में कमिश्नर को बता देंगे, एक इंफॉर्मेशन दे देंगे इन अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में। हाउएवर कमिश्नर कैन कॉल इंफॉर्मेशन इन लेस देन 30 days बाय नोटिस। नथिंग टू लॉफ एट। ओके भाई, ये रबड़ा दें। तो इन 30 days ऑफ, ये भी भाई, इन 30 days ऑफ जज़ाकल्लाह, इन 30 days ऑफ डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, सर आसिफ विल फर्निश टू कमिश्नर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स इन अ स्टेटमेंट। डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन से देंगे और इंफॉर्मेशन कौन सी देंगे?
असल में कई दफ़ा ना 30 डेज में आप 2-3 दफ़ा शेयर बेच देते हैं, तो अब वो जो बार बार शेयर बिक रहे हो तो फिर कमिश्नर को याद नहीं रहता कौन से वाले शेयर कब बेचे थे, कौन से वाले कब बेचे थे। तो मुनासिब नहीं है कि हर 30 दिन बाद आप कमिश्नर के पास चले जाया करें, कॉफ़ी शॉफ़ी पी लिया करें उधर बैठ के, उससे क्या करें, यार इन 30 दिनों में मैंने 4 दफ़ा शेयर बेचे हैं, फिर अगले महीने दोबारा चले जाएं 30 दिनों बाद, इन 30 दिनों के अंदर मैंने सिर्फ 2 दफ़ा शेयर बेचे हैं। तो इन्फॉर्मेशन भी लेके चले जाया करें और डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेके चले जाया करें। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेके जाएंगे आप? मिसाल के तौर पे कोई बैंक स्टेटमेंट ले जाएं, कोई ये बता दें कि फलां बंदे से पैसे रिसीव कर लिए थे, उसकी रिसीविंग ले जाएं, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाएं ताकि उसको तसल्ली हो जाए कि ये शेयर्स बिक गए हैं। तो हर 30 दिन बाद कमिश्नर की दरबार में किस लिए हाजिरी देनी है? ताकि उसको पता चल जाए कि आपने ये शेयर बेच दिए। तो इन 30 डेज ऑफ डिस्पोजल ऑफ शेयर सेलर विल फर्निश टू कमिश्नर, कमिश्नर को जमा करवा देगा 2 चीजें। नंबर 1, उसे इंफॉर्मेशन जमा करवाएगा और उसे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएगा। कौन? किसको? सेलर। किसको? टू कमिश्नर। सेलर कमिश्नर को जमा करवाएगा। However, कमिश्नर कैन कॉल इंफॉर्मेशन इन लेस देन 30 डेज। लेकिन अगर कमिश्नर पहुंची हुई सरकार है तो फिर वो लेस देन 30 डेज में भी मांग सकता है। अच्छा, क्या ये सेक्शन सिर्फ प्राइवेट कंपनी के शेयर्स पे लगेगा? नहीं, नहीं। ये सेक्शन प्राइवेट कंपनी के शेयर्स पे भी लगेगा, 10% टैक्स डिडक्शन वाला रूल, और ऐसी पब्लिक और ये सेक्शन ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस पे भी लगेगा। किस पे लगेगा? ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस। ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, नॉट सोल्ड थ्रू में ये लिख दो ना सही, थ्रू के स्पेलिंग तो आपको आते हैं ना। नॉट सोल्ड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज या, इनको ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मार्केट के जरिए नहीं बिके ना, स्टॉक एक्सचेंज के जरिए प्रॉपरली नहीं बिके। तो ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस पर भी ये सेक्शन, तो इन दोनों सूरतों में क्या हुआ करेगी? 10%। लेकिन लिस्टेड कंपनीज के केस में कोई ऐसा हमने नहीं पढ़ा रूल। लिस्टेड कंपनीज के शेयर असल में बिक जाए तो हुकूमत को पकड़ना आसान होता है, वो सारी चीजें स्टॉक एक्सचेंज से रूट हो रही होती हैं। ये शेयर असल में अंदर खाते बिकते रहते थे, तो इसलिए हुकूमत ने इन पे जरा रूल लगाए हैं टैक्स कटने के। तो यहां पर क्या होगी बोलें? 10% डिडक्शन होगी। देखें साथ वाला लिख रहा है, अगर नहीं लिख रहा तो उसके दाएं कंधे पे हाथ रखें ताकि मुझे पता चले वो नहीं लिख रहा। कपड़े पहने होंगे आपने, बदले होंगे, उसके लिए दुआ किसने पढ़ी थी आज? हाथ खड़ा करें। दुआलेस जिंदगी ना गुजारें। देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, क्या अमल करते हैं। चलें, डिलेमा तो ये कह दिया जाता है, अगले दिन पता भी नहीं करके आते कि क्या थी। इतनी बेफिक्री नहीं होनी चाहिए जिंदगी में कि अगले दिन भी पूछो तो आप कहें यार मुझे तो नहीं पता, मुझे तो दुआ भी नहीं पता, तो मैं तो घर जाके अम्मी अब्बू से किसी से पूछें।
0.8 सेक्शन 37A नाउ एक्सक्लूड्स, आपको पता है ना एक्सक्लूड कर रहा है, नो एक्सक्लूड्स शेयर्स ऑफ नॉट ट्रेडेड ऑन एंड नॉट सेटल्ड थ्रू सेक्शन 37, इन्हें निकाल दिए थे ये शेयर्स। सेक्शन 37 अप्लाई होता है अब इन पे, हमने क्या पढ़ा था, इन पे क्या अप्लाई होता है, फॉर टैक्स कलेक्शन एंड पेमेंट फॉर सच इन ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस के लिए अब कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है, टैक्स कलेक्शन के साथ डिडक्शन भी लिख लें, असल में तो डिडक्शन लफ्ज है ना, कलेक्शन की जगह बेहतर। तो सेक्शन 37 अप्लाई फॉर टैक्स डिडक्शन एंड पेमेंट, और पेमेंट फिर कितने दिनों में होगी, डिडक्ट करने के बाद 15 दिन में, तो अब सेक्शन 37 इन पे लग रहा है। तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स अगर कोई बंदा खरीदे, सरोमैर खरीदें, तो क्या होगा, तो भी ये सेक्शन लगेगा। और अगर पब्लिक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स बेचें स्टॉक एक्सचेंज के अलावा, तो इसको ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन कहा जाएगा या ऑन मार्केट ट्रांजैक्शन, तो उस वक्त भी यही सेक्शन लगेगा। जी सवाल पूछें। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का उसने जिक्र नहीं किया यहां पे, बस ठीक है, ओके क्लियर। लॉ में कई दफा सारे एस्पेक्ट्स कवर नहीं होते चीजों के, वो कई दफा मिस हो जाते हैं, फिर वो अगली दफा लॉ खुद बदलते हैं, तो हम बस इसी के स्कोप में रह के पढ़ेंगे। अच्छा जी चलें जल्दी से रिवाइज कर लें। हाँ ठीक है, लेकिन कई दफा हो भी रही होती है। अच्छा, थ्रू फाइनेंस एक्ट 2023 न्यू प्रोविजन इंसर्टेड फॉर टैक्स रिडक्शन ऑन सेल ऑफ शेयर्स अदर देन 37A वालों की बात नहीं हो रही, किनकी बात हो रही है, 37 वालों की। द पर्सन एक्वायरिंग द शेयर सरोमैर की जिम्मेदारी, जल्दी जल्दी सबकी जिम्मेदारियां बताएं। सरोमैर ने क्या करना है, शेल डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ, टैक्स कब काटना है, जब पैसे दे दें या जिस वक्त आपके नाम रजिस्टर हो जाए, दोनों में से जो पहले हो जाए। टैक्स काटा जाएगा जब शेयर आपके नाम रजिस्टर हो जाए, चाहे आप पेमेंट अभी ना भी करें। टैक्स पे किया जाएगा कमिश्नर को, हुकूमत के खजाने में जाके, कमिश्नर के बैंक अकाउंट में नहीं, हुकूमत के खजाने में जाके जमा करवाया जाएगा इन 15 डेज ऑफ पेमेंट। शेयर्स अगर 9,000 रुपए के खरीदे और इसके लिए सरोमैर ने 2,000 रुपए का लोन लिया है, तो 9,000 माइनस 2,000 नहीं होगा, बल्कि 9,000 रुपए टैक्स। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर शैल बी डिटरमिन्ड विदाउट डिडक्शन ऑफ लायबिलिटी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सरोमैर के नाम शेयर लगा देगा अगर सरासिफ एक सर्टिफिकेट जमा करवा दें कमिश्नर को कि मेरा टैक्स डिडक्ट हो चुका हुआ है। ये पॉइंट तो जरा याद रहना चाहिए, शायद इसकी अंग्रेजी पढ़ के आपको पता नहीं पूरी कहानी याद आए ना आए घर में। चलें देखते हैं अगला पॉइंट, द सरोमैर एक्वायरिंग द शेयर्स। इसकी तो तफसील बतानी पड़नी थी, वरना ये बात तो बिल्कुल याद नहीं रहनी, इसलिए उर्दू में लिखवा दिया है। कई दफा कुछ कंपनीज के शेयर एग्जाम्प्ट होते हैं, तो फिर सरोमैर को चाहिए कि कमिश्नर से जाके लिखवा लें कि इसके ऊपर टैक्स नहीं कटना, और कमिश्नर फिर इजाजत दे दे, तो कमिश्नर के छोटों को दिखाने के लिए हमारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सरासिफ ये काम करें कि हर 30 दिनों में एक दफा चले जाया करें, शेयर बेचने के बाद 30 दिनों के अंदर अंदर चले जाया करें, शेयर बेचने के बाद 30 दिनों के अंदर अंदर चले जाया करें एक दफा कमिश्नर के पास। असल में जाना तो शेयर बेचने के 30 दिनों में होता है, लेकिन आपने एक शेयर 1 तारीख को बेचे, एक 5 तारीख को बेचे, तो आप एक ही दफा चले जाते हैं किसी दिन, 30 दिनों के अंदर अंदर जाना है ना, 25 दिन बाद चले जाएं, 20 दिन बाद चले जाएं, और सारे इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाते हैं आप। तो 30 दिनों के अंदर अंदर शेयर बेचने के आप कमिश्नर के पास चले जाएं, ताकि उसे क्या जमा करवा दें, इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ताकि उसे पता चल जाए आपने कौन कौन से शेयर बेचे हैं, और वो चेक भी कर ले ये पैसे आ गए हैं हमारे पास या नहीं आ गए। कमिश्नर को शौक चढ़े तो 30 दिनों से पहले भी आपको बुला सकता है। सेक्शन 37A नाउ एक्सक्लूड्स शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनीज। ऐसी लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज से रूट नहीं हो रही, उनको सेक्शन 37A ने निकाल दिया है। अब फिर करना क्या है, तो सेक्शन 37A अप्लाई होता है, तो इसका मतलब है इन पे 10% टैक्स भी कटेगा, क्योंकि ये कौन सी ट्रांजेक्शंस हैं, ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन। पेमेंट ज़रूरी नहीं है, बस उन्होंने उनके नाम लगवा दिए, ये काफ़ी है, उन्होंने साबित कर दिया कि मैंने बेच दिए, वो भी काफ़ी है। अच्छा,
रिपेट्रिएबल का लफ्ज़ हमारा रह गया, वो इंशाल्लाह मैंने कहा कल डिस्कस करेंगे। और पेज 236 पे आए, पेज 236। चलें ये कल करते हैं, ये छोटा सा रह गया हुआ है, इसको कल करेंगे इंशाल्लाह। पास पेपर निकालें। हमीदा सोल्ड सर्टन पर्सनल एसेट्स एट द फॉलोइंग प्राइसेस। हमीदा ने अपने पर्सनल एसेट्स बेच दिए इन प्राइसेस के ऊपर। डीएचए कराची के अंदर जो प्लॉट था वो भी बेच दिया है। हमीदा पेंटिंग भी बेच रही हो? हमीदा तुम्हें कानों से ताकि जेवर भी बेच दिया? हमीदा तुम्हें क्या हो गया है? कहती है एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ो पहले। अच्छा चलो ठीक है। तो ये सेल प्राइस है, ये क्या है? सेल प्राइस। डीएचए का मैंने प्लॉट बेचा है जो कि मेरे अब्बू ने मुझे दिया था जनवरी 2011 में। ये अब्बू ने खरीदा था, फादर के हाथ में इसकी कॉस्ट थी 4, और जिस वक्त मुझे मिला था फेयर मार्केट वैल्यू इनहेरिटेंस के टाइम पे, उस वक्त इसकी वैल्यू थी 5000, और मैंने सेल कर दिया 10,000 में। प्लॉट वॉज इनहेरिटेड इन जनवरी 2011। जनवरी 2011 में यह प्लॉट इसको मिला था, जनवरी 2011 में यह प्लॉट इसको मिला था। उसके अब्बू ने 4000 का खरीदा था, पता नहीं कब, हो सकता है 2007 में खरीदा हो, 2006 में खरीदा हो, यह नहीं पता। तो प्रोबेबली उसके अब्बू ने, मिसाल दे रहा हूं, 2006-7 में खरीद के रखा हुआ था 4000 का। 2011 के जनवरी के महीने में वालिद साहब के लिए मौत का फरिश्ता आ गया, उनको लेके चला गया। तो उस वक्त प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू जो है वो 5000 थी, और अब हमीदा ने इसको बेच दिया है 10,000 का, यानी, और वो कब बेचा है? इन मई 2012। अच्छा, अब इस सूरत में मैंने आपको कहा था कि आपने जो गेन निकालना है वो आपने हमीदा वाली फेयर वैल्यू नहीं लेनी जिससे इसको मिला, बल्कि फादर वाली कॉस्ट लेनी है। तो ये जो प्लॉट के ऊपर गेन निकलेगा दैट विल बी 10 - 4, दैट विल बी 6000, बल्कि ऊपर रुपीज इन 1000 भी लगेगा ताकि ये मिलियन में कन्वर्ट हो जाए। तो प्लॉट पे 6 मिलियन का गेन आ गया हमीदा को। आगे अभी मैं हेडिंग्स वगैरह नहीं दे रहा क्योंकि सवाल में डिस्कशन है, तो डिस्कशन से पहले थोड़ी सी वर्किंग करें हम। पेंटिंग बेची उसने कितने की है? 2000 की। पेंटिंग वॉज इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर इन जुलाई 2011। अब्बू के जाने के गम में 5 महीने बाद वालिदा भी फोत हो गई और इसको वालिदा से पेंटिंग मिली। वालिदा से हमीदा भी जिंदा है, इसको वालिदा से पेंटिंग, गिफ्ट तो नहीं है, गिफ्ट तो नहीं है, गिफ्ट तो अलग होता है, ये इनहेरिटेंस में इसको मिली। पेंटिंग अम्मी ने खरीदी थी 1000 रुपए की किसी जमाने में, अम्मी को शौक होगा पेंटिंग खरीदने का, घर में खरीद के लगाई। एंड मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस वाज, और जिस वक्त अम्मी फोत, सॉरी जिस वक्त उसको मिली, हाँ जिस वक्त उसको मिली और अम्मी फोत हुई, उस वक्त इनकी मार्केट में क्या वैल्यू थी? 2350।
तो अम्मी ने कितने की खरीदी थी? अम्मी के हाथों में कॉस्ट 1000। फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन अम्मी की डेथ हुई 2350 और सेल 2000। अच्छा, ये ना कहिएगा कंसिडरेशन होती है फेयर वैल्यू और सेल विच एवर इज हायर। ये फेयर वैल्यू तो इस दिन की अगर दी होती तो वो लेते। मैं आपको आने वाले दिनों में पढ़ाऊंगा, अगर कोई चीज आपने बेची है 2000 की और बाजार में 2100 की बिकती थी तो दोनों में से हायर लेंगे। एक दफा पढ़ाया भी था थोड़ा सा। इन फिलहाल ये 2350 तो बिल्कुल इरेलेवेंट है। क्यों? इसलिए कि अगर आप कोई चीज इनहेरिटेंस में लें तो इनहेरिटेंस के दिन की फेयर वैल्यू इग्नोर करनी होती है पेपर में। आप बताएं, अम्मी ने कब लिया था 1000 रुपए का? जुलाई 2011, चपेड़। पता नहीं कब लिया था। अम्मी ने कब लिया था 1000 रुपए की पेंटिंग? पता नहीं। अम्मी की डेथ कब हुई? उस वक्त बाजार में कितने का था? ये डेट ये वैल्यू बिल्कुल इग्नोर करनी है आपने। और बेटी ने कितने का बेचा? 2000। नो, व्हाट इज कंसिडरेशन? 2000। व्हाट इज कॉस्ट? व्हाट इज गेन? पेंटिंग पे लॉस माइनस नहीं होता, गेन तो रिकॉर्ड हो जाता है ना। तो पेंटिंग कंसिडरेशन 2000, कॉस्ट जवाब ₹1000, 1 मिलियन बनेगा ये। सबर। और हमीदा क्या बेचेंगी आप? कानों की बालियां। नाक का कोका भी था। और तफसील? हाथों की चूड़ियां भी। ज्वेलरी कॉस्टिंग 3 मिलियन वॉज परचेज्ड बाय हर हस्बैंड। उसके हस्बैंड ने ज्वेलरी खरीदी थी 3000 की, और उस कब खरीदी थी ये नहीं पता। हस्बैंड के लिए कॉस्ट 3000 और इट वॉज गिफ्टेड टू हर बाय हिज हस्बैंड, बाय हर हस्बैंड। इट वॉज गिफ्टेड टू हर बाय हर हस्बैंड। उसको उसके शोहर ने गिफ्ट कर दी। कब? इन मार्च 2009 में। शोहर नहीं मरा अभी तक, प्लीज। शोहर से इनहेरिटेंस में नहीं मिली, सिर्फ अब्बू और अम्मी की डेथ हुई है। शोहर जिंदा है, हमीदा भी जिंदा है। जिंदा है तो बेच रही है ना, कब्र में से तो नहीं बेच सकता कोई। इसमें हंसने वाली क्या बात है? ये सवाल से जो मुझे समझ आ रहा है मैं वो बता रहा हूं, पता नहीं आपको क्या समझ आ रहा है। मुझे अभी तक कहानी पता चल चुकी है कि हमीदा और उसका शोहर जिंदा है, और जो है हमीदा की सास, नहीं, शोहर की सास, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हमीदा की सास ससुर जिंदा है। इधर आप डीप डाउन कहानी सोचिएगा भाई। ये तो जी हमीदा की सास तो भी जिंदा है। चलें, अल्लाह उसको, हमीदा और सास दोनों को नेक बनाए। जी सीए करें। ये चैलेंजेस बाद के हैं, ये उससे बड़े चैलेंजेस हैं। लोग समझते हैं ये छोटे बड़े चैलेंजेस हैं, इसलिए माफ करना सिखाया जा रहा है। चुपेड़ मार, चुप कर जा। ज्वेलरी कॉस्टिंग 3000 वॉज परचेज बाय हर हस्बैंड। अच्छा जी, शोहर के हाथों में कॉस्ट, हस्बैंड के हाथों में कॉस्ट 3000। जिस वक्त शोहर ने गिफ्ट किया उस वक्त फेयर वैल्यू, बल्कि ये 3200 भी इनकम में नहीं गया होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर गिफ्ट रिलेटिव से मिल जाए, शोहर रिलेटिव होता है। गॉट द पॉइंट और शुड आई एक्सप्लेन इट? गॉट द पॉइंट। शोहर रिलेटिव होता है। रिलेटिव से जब मिला होगा गिफ्ट तो ये इधर सोर्स में तो नहीं गया होगा। लेकिन फिलहाल सिर्फ बात ये हो रही है कि हमीदा ने इसको बेचा कब? तो हमीदा ने इसको मई 2012 में बेच दिया। कितने का? 5000 का। तो ये छोड़ें कि शोहर ने जब उसको गिफ्ट किया उस वक्त कितने का था, ये बात छोड़ दें। ये बात छोड़ दें कि जब अब्बू की डेथ हुई थी कितने का था, ये देखें अब्बू ने कितने का खरीदा। ये बात छोड़ दें कि जब अम्मी की डेथ हुई थी कितने का था, ये बात सोचें अम्मी ने कितने का खरीदा। ये बात छोड़ दें कि शोहर ने जब गिफ्ट किया तब कितने का था, ये देखें शोहर ने कितने का खरीदा। अब बता दें ज्वेलरी 5 माइनस गेन कितना?
2000। नोट करें इतना, बाकी फिर इंशाल्लाह इसको डिस्कस कल करते हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? डिस्कस। ये बातें मैं बार बार बोल रहा हूं। अम्मी और अब्बू की जिस वक्त डेथ हुई उस वक्त कितने का था? इग्नोर करें। शोहर ने जब गिफ्ट किया उस वक्त कितने का था? बल्कि अम्मी से भी पूछें, अब्बू से भी पूछें, शोहर से भी पूछें, तूने कितने का लिया, आपने कितने का लिया था? अम्मी आपको पता है हमीदा की सास ससुर जिंदा है? बेटे अल्हम्दुलिल्लाह, तो अच्छी बात है, बड़ों का साया सर पे। क्या? वो फिर हाँ कर लेंगे किसी सवाल में इंशाल्लाह। अच्छा भाई, चीजों में ना अगर ना लगाएं अभी, कि अगर ऐसे हो जाए, इंशाल्लाह बहुत से सवाल हमने करने हैं उसमें अगर वाली चीजें कवर हो जाएंगी। फिलहाल जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है वो समझें। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि अम्मी और अब्बू, व्हाट्स गोइंग ऑन, अम्मी और अब्बू जिस दिन डेथ हुई उस दिन की फेयर वैल्यू इग्नोर करनी है, या शोहर ने जिस दिन गिफ्ट किया उस दिन की फेयर वैल्यू इग्नोर करनी है, बल्कि किस दिन की फेयर वैल्यू, बल्कि किस दिन की प्राइसेस लेनी है जिस दिन फिजिकली उसने शेयर्स को या ज्वेलरी को जो भी थी बेचा। अब ये बहस अलग है। चलें, हाइब्रिड बॉयज तो बिल्कुल ही लिफ्ट नहीं है, चले गए सारे, निकले, बैठे बैठे, जाएं जाएं, आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं। चलें, सलाम अलैकुम। ये पी कैप जरा पहने साथ वाले की, ब्लैक वाली आप पहन के दिखाएं। साथ वाले ने, राइट वाले ने पहनी हुई है, देखो यार, मिल गई? हाँ पहन के दिखाएं, आप पहन के दिखाएं, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। चलें ठीक है,